प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का यह तीसरा क्लास होगा और आप देख चुके हैं कि पहले क्लास में मैंने देखा था हिंदी व्याकरण के परिचय और शब्द क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, यह सब देखे थे। व्याकरण 5 प्रकार के होता है, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार और क्या बताए थे, वाक्य विचार और चिन्ह विचार, पांचवा छंद विचार। हमने वर्ण विचार में पूरा दूसरा वीडियो में बता चुका हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। वर्ण विचार हम लोग पूरी तरह से देख चुका हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। और शब्द विचार के यदि हम पढ़ेंगे तो शब्द विचार में आप जान रहे हैं तो शब्द विचार क्या होता है यह बताते हैं। शब्द विचार, वर्ण विचार के बारे में पूरी तरह हमने देख लिए। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के कितना भेद होता है, व्यंजन वर्ण के कितना भेद होता है। पूरा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह बहुत ही अच्छी तरह से 52 वर्ण के बारे में पढ़ लिया हूं। अब हम लोग आएंगे शब्द। इसका अगली कड़ी है शब्द। तो हम कहेंगे शब्द किसे कहते हैं, तो इसका बहुत ही आसानी से परिभाषा देंगे। अगर एक या दो से अधिक वर्ण, मतलब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यहाँ हम लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलने से यदि उसका कुछ मतलब निकलता हो, डिक्शनरी में कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम कहते हैं शब्द। ऐसे नहीं कुछ मिला देंगे तो वह शब्द हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं शब्द की परिभाषा कि वर्णों / ध्वनि के सार्थक मेल के, यानी हम कहेंगे वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। तो वर्ण तो ऐसा बहुत है, जैसे क च ट मिला देंगे कचट, ये कोई शब्द है, इसका कोई अर्थ है नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं हुआ। शब्द जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे हम कुछ लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं वर्ण मिलाएंगे, माता हो गया, पिता हो गया, देखिए यह सब क्या है, शब्द है। कल, कोलो कल, यह शब्द है कि कल आने वाला समय उसके हो गया। जैसे हम लिखेंगे किताब, यह क्या है, शब्द है। लेकिन शब्द होगा, शब्द का मेल होगा, लेकिन सार्थक मेल होगा। कैसा मेल होना चाहिए, सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक, स्व अर्थ, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम शब्द कहेंगे, नहीं तो उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। तो आप इतना बात यदि समझ रहे हैं तो बहुत सुंदर है। नहीं समझ रहे हैं तभी समझिए। आप यह बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ण यानी शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक मेल में कि उसका अर्थ होना चाहिए, वर्ण का मेल होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, उसका मेल होगा, लेकिन उचित मेल होगा, जिसका कोई मतलब हो, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आप इसमें एक चीज और याद रख सकते हैं स्टार देख के, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है वह पद बन जाता है। तो अब एक परिभाषा आपको कभी कभी पूछता है, पद किसे कहते हैं, तो कहेंगे यह शब्द जो है, जैसे क्या है, राम, यह क्या शब्द है, गया, यह क्या शब्द है। अब दोनों एक जगह लिख देंगे तो यह पद बन जाएगा। तो अब वही हम लिखेंगे, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए, तो वह पद कहलाता है। वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे कि यदि बात करें हम तो लिखेंगे माँ, जैसे हम लिखेंगे माँ, लिखेंगे तो माँ आ गई, माँ क्या हुई, आ गई।
देखिए यह तीन शब्द है, माँ है, गई है, आ है। यह तीनों शब्द का अर्थ मिलता है। यह तरह से वाक बन गया। यह एक क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। जैसे लिखेंगे राम गया, राम अलग गया अलग लिखेंगे तो दोनों शब्द हो जाएगा, लेकिन राम गया लिखेंगे तो राम तो चल गया, इसका तो अर्थ हो रहा है कि राम चल गया, तो यह वाक में बदल गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। यानी शब्दों को जब हम जब कोई शब्द क्या होता है? वाक में बदल जाता है, तो उसे हम पद कहते हैं। इतना बात, छोटी सी बात है, आप लोग याद रखें। आगे हम लोग देखेंगे, अगला हम देखेंगे कि शब्द के प्रकार। शब्द देख लिए, अब हम इसी को देखेंगे शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार यदि हम बात करें कि कई तरह का होता है। पहले हम देखेंगे शब्द के प्रकार कि अर्थ के आधार पर। पहले देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। पहले अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सब कुछ। ऐसे अर्थ के आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर होता है शब्द के प्रकार, उसके बाद बनावट एवं रचना के आधार पर होता है, उसके बाद रूपांतर के आधार पर देखेंगे, उसके बाद शब्द आपका समाप्त हो जाएगा। और शब्द से उदाहरण में जो चीज दिया हुआ रूपांतरण के आधार पर, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। शब्द चलेगा कुछ दिन, लेकिन पहले यह समझिए, आज बेसिक बात है। शब्द किसे कहते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और वही जब वाक्य में बदल जाता है शब्द, तो हम उसे पद कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हम लोग पढ़ने वाले हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो यह पढ़ लेते हैं क नंबर में। एक होता है सार्थक शब्द, एक क्या होता है? सार्थक शब्द। इसका परिभाषा देखेंगे, सार्थक शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद एक होता है निरर्थक शब्द। पहले सार्थक शब्द देखिए, ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। यहां लिखेंगे ऐसा शब्द जिसका हमारे शब्दकोश में कोई निश्चित अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। हमारे शब्दकोश नहीं भी लिखेंगे, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम कहेंगे सार्थक शब्द का। सार्थक शब्द कहते हैं। यह बात समझ गए। जैसे अगर बात करें सार्थक शब्द में, जैसे अगर बात करें तो जिसका कोई अर्थ हो, तो हम लिख सकते हैं विद्यालय। क्या लिख सकते हैं? विद्यालय। देखिए इसका कोई अर्थ है, जहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ने जाता है उसके विद्यालय कहते हैं। जैसे लिखेंगे कमल, कमल एक फूल का नाम है। जैसे हम लिखेंगे घर, यह क्या है? सार्थक शब्द है और जिसका कोई अर्थ है। जैसे हम लिखेंगे पुस्तकालय, पुस्तकालय, इसका सब का कोई ना कोई अर्थ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सार्थक शब्द। इसको क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। ये अर्थ के आधार पर भी पढ़ रहे हैं। हम आपको बताए हैं 4 प्रकार के हम पढ़ेंगे, 4 आधार पर हम शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। समझ गए? तब शब्द का बेसिक रूप खत्म होगा। तो पहले आप देखेंगे इसका सार्थक हो गया, तो दूसरा नंबर में हम देखेंगे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द क्या होता है यह आप देखेंगे। तो निरर्थक शब्द कहेंगे ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ ना हो, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी हम कहेंगे ऐसा शब्द, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा शब्द जिसका हमारे शब्दकोश, जिसको डिक्शनरी कहते हैं, कोश में कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना हो, उसे निरर्थक शब्द का, निरर्थक शब्द कहते हैं। बस बहुत हो गया। देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। एक होता है सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, और एक होता है निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं हो, उसे हम निरर्थक कहते हैं।
यदि हम जैसे की बात करें तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि यदि बात करें तो जैसे में हम आप लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा। जैसे ये घर ही लिखे हैं तो इसको लिख दीजिएगा घर बा लिख दीजिएगा, घर बा लिख दीजिएगा। जैसे ऐसे बरकी रा दे दीजिएगा तो घर बा हो गया। और कुछ लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा लिख दीजिए, हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे आप इसके ल कम लकम, ये कुछ होता ही नहीं है, इसका कोई डिक्शनरी में अर्थ नहीं होगा, तो यह हो गया। जैसे हम लिख देंगे मोटर न करना मटना, ये कोई अर्थ होता है? नहीं होता है, यह डिक्शनरी में इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे, जिसका कोई अर्थ है उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। समझ गए? जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक, और जिसका कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक कहेंगे। बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। अभी हम लोग देखे थे अर्थ के आधार पर, अभी हम शब्द एक प्रकार देखेंगे, लेकिन हम अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार यदि बात करें तो होता है 4। कितना प्रकार होता है? 4। अब हम लोग यह चारों प्रकार को एक एक करके देखेंगे। कौन नंबर में हम लिखेंगे? तत्सम। तत्सम पहला लिखेंगे। तत्सम किसे कहते हैं? देखिए, तत्सम किसे कहेंगे? संस्कृत के वे शब्द, यानी संस्कृत के शब्द को हिंदी में हूबहू लिख देना ही क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। संस्कृत के शब्द के हिंदी में भी हूबहू अगर लिख दे रहे हैं तो उसे हम तत्सम कहेंगे। समझ गए? तो तत्सम कहने के लिए बस इसको लिख देते हैं परिभाषा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना कोई परिवर्तन के, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना कोई परिवर्तन के उपयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें हम लोग, तो जैसे हम लिखते हैं अग्नि। देखिए, अग्नि जो है आपका संस्कृत में भी यही है, हिंदी में भी ऐसे लिख सकते। जैसे फल, जैसे पुष्प, जैसे कर्पूर, यह आपका हिंदी में भी है और संस्कृत में है। जैसे हम अश्व भी लिख सकते हैं, अश्व मतलब घोड़ा, इत्यादि लिख दीजिए। इतना यदि लिख दे रहे हैं तो काफी है। नीचे जगह रखते हैं, अश्व हो गया, यहाँ लिख देते हैं इत्यादि, तब ना दूसरा इसमें आएगा। अब देखिए, हम दूसरा लिखेंगे इसमें। तत्सम आपको समझ में आ गया होगा। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में हूबहू लिखा जाए उसे हम संस्कृत तत्सम कहते हैं। हम दूसरे ढंग से लिख दिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आप वही हुआ इसका मतलब समझिए। दूसरा पढ़िए इसका प्रकार उत्पत्ति के आधार में। तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? यह देखिए, तद्भव शब्द क्या होता है? तत्सम के, मतलब इसी को बिगड़े रूप को हम लिखेंगे। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें हम लोग, तो जैसे अग्नि का क्या होता है? आग होता है। देखिए, इसका हिंदी ही लिख देना तो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाता है। जैसे पुष्प क्या होता है? फूल होता है। जैसे हम कर्पूर को हिंदी में क्या लिखेंगे? कपूर लिखेंगे। और कुबरवा लिख सकते हैं, समझ गए? अश्व को क्या लिख सकते हैं? इसमें जो लिखे हैं वही लिख देते हैं, घोड़ा। समझ गए? छोरा नहीं, घोड़ा इत्यादि हम कह दे। यानी संस्कृत के शब्द को हिंदी में लिखना ही क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। संस्कृत का यदि हूबहू शब्द वैसा ही हिंदी में लिख देंगे तो तत्सम कहलाएगा। और तत्सम के बिगड़े रूप को हम क्या कहलाता है? तद्भव कहते हैं। आप इतना याद रखेंगे
बस आपका उत्पत्ति के आधार पर भी 2 हो गया। अब उत्पत्ति के आधार पर तीसरा ग नंबर की बात करें तो होता है देशज। यह क्या होता है? देशज। अब देशज किसे कहते हैं यह देखिए, देश की बोलचाल में, जैसे बोलिएगा देश में जो बोलचाल भाषा बोले जाने वाले भाषा होता है उसी को हम देशज कहते हैं। तो उसी को लिखिए, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले भाषा को ऐसे लिखिए, चाहे देश की बोलचाल के, देश की बोलचाल के, देश की बोलचाल के, देखिए सेंटेंस नहीं बन रहा है, थोड़ा सा सेंटेंस बनाइए। देश की बोलचाल में, ऐसे लिख दीजिए, देश का की बोलचाल में पाए जाने वाले भाषा को देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को लिखिए, भाषा का है लिखिएगा, यहाँ शब्द लिख दीजिए। शब्द को देशज शब्द कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया? देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? देशज कहते हैं। और जैसे कि यदि बात करें तो जैसे ही 4 प्रकार के बोले थे, एक तरह और है विदेशज। तो देखिए जैसे कि अगर बात करें, घर में आप बोलते होंगे लोटा बोलते होंगे, थरिया बोलते होंगे, धोती बोलते होंगे, लुंगी बोलते होंगे, यह सब अपने ही देश में बोला जाता है। स्थानीय बोलचाल की भाषा को हम देशज भी कह सकते हैं, समझिए। तो क्या हो गया? धोती हो गया, जैसे हम डोरी हो गया, यह सब क्या है? देशज हुआ। पगड़ी हो गया, इत्यादि लिख दीजिए, इत्यादि लिख दिए, यह सब कौन सी हुआ? देशज हो गया। समझ गए? अब एक आपका लास्ट बचा, घ नंबर में दे देते हैं विदेशज। विदेशज। अब देखिए विदेशज की परिभाषा देंगे, विदेश में जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है या जो विदेश में बोला जाता है उसे हम विदेशज, जो अपने देश में नहीं बोला जाता है विदेश में बोला जाता है उसे विदेशज कहेंगे। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जैसे यदि बात करें हम, इंग्लिश का शब्द का जन्म कहाँ हुआ? विदेश में बात हुआ है, तो हम कहेंगे अंग्रेजी, हम कहेंगे हॉस्पिटल, हम कहेंगे डॉक्टर, ये सब क्या है? इंग्लिश शब्द है। हम कहेंगे लाइब्रेरी, यह सब क्या है? इंग्लिश शब्द हुआ। आप इसको आराम से समझ सकते हैं। जो देश में बोला जाता है देशज, जो विदेश में बोला जाता है उसे विदेशज। जैसे इंग्लिश हो गया, फारसी हो गया, यह सब क्या हो गया? आप इंग्लिश, अंग्रेजी, फारसी, अंग्रेजी, इसको इसी को इंग्लिश कहते हैं, यह सब को क्या होता है? आप विदेशज शब्द कह सकते हैं। ये तो अंग्रेजी का हो गया। अगर फारसी की भी आप अगर बात करना चाहें, फारसी की यदि अगर बात करना चाहें तो देखिए फारसी में भी कुछ शब्द होता है जो कि विदेशज होता है। जैसे आराम फारसी शब्द है, और जैसे अफसोस क्या है? यह सब फारसी शब्द है। समझ गए? इतना बात याद रखते हैं तो आपका यह जो हम बताए हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, यह आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आ गया होगा। हम शब्द को प्रकार बताए थे। शब्द पहले हम आपको बताए थे क्या है, देख लीजिए। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब शब्द जो है वाक्य में बदल जाए तो उसे हम पद कहते हैं। और शब्द जो है अर्थ के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक सार्थक, एक निरर्थक। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होता है, तत्शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज। अभी हम और पढ़ेंगे कि शब्द के प्रकार में कि बनावट पढ़ेंगे, बनावट ऑब्लिक रचना के आधार पर शब्द के प्रकार।
बनावट एवं रचना के आधार पर शब्द के प्रकार हम लोग देखेंगे। यह जो होता है 3 प्रकार का होता है। यह कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यह आप लोग याद रखेंगे। बनावट एवं रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होता है। और इससे जो पहले पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होता है और अर्थ के आधार पर शब्द के 2 का भेद होता है। यह सब आप लोग याद रखेंगे बहुत ही सुंदर से, तभी आपको आगे पढ़ने में मजा आने वाला है। अब 3 प्रकार होता है तो हम क ख करके लिखते हैं। पहला को नंबर में लिखते हैं, ये रचना के आधार पर शब्द के प्रकार में रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? बहुत आसान है। जैसे अगर बात करें रूढ़ शब्द की, जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, मतलब जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिसको लिखेंगे, जिन शब्दों को तोड़ने पर या खंड करने पर, लिख खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यदि बात करें हम, तो जैसे यदि बात करें आम को अगर खंड कीजिएगा तो हो जाएगा अ, चाहे आ जोर मो। तो अभी मो का कोई अर्थ है, चाहे आ का कोई अर्थ है? नहीं अर्थ है। जैसे हम लिखेंगे नाक ही लिख लीजिए, इसको यदि खंड करें तो ना जोर क, तो ना का भी कोई अर्थ नहीं है, क का भी कोई अर्थ नहीं है। नाक का लेकिन अर्थ है, आम का लेकिन अर्थ है। यह शब्द है, लेकिन जब इसको अलग अलग किया जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। यदि किसी का अर्थ निकल जाए खंड करने पर, उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। क नंबर में वही पढ़ने वाले हैं कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा जस्ट इसका उल्टा देंगे। जिसके खंड करने पर या जिसको टुकड़ा करने पर या जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। लिखेंगे, जिसको खंड करने पर कोई अर्थ निकले। आप किसी भी प्रकार की परिभाषा लिख दीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ऐसा भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको खंड करने पर कोई अर्थ निकले, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें हम लोग, तो जैसे कि यदि बात करें तो आप लिखिएगा, जानते हैं, पुस्तकालय। पुस्तकालय, तो इसका अगर खंड करेंगे तो क्या होगा? पुस्तक जोर आलय। पुस्तक जोर आलय। देखिए, पुस्तक तो पढ़ने वाले बुक को कहते हैं, आले जहां रहते हैं उसको हम आलय कहते हैं, घर को हम आलय कहते हैं। समझ गए? पुस्तकालय मतलब पुस्तक को रहने का जगह। समझ गए? जैसे हम कह देंगे, दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, विद्यालय। विद्यालय यानी हम कहेंगे विद्या जोर आलय। तो ये आलय मतलब घर हो गया, किसके रहने की जगह? विद्या को रहने की जगह या विद्या ग्रहण करने वाली जगह को हम क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। तो देखिए, यौगिक शब्द क्या हुआ? इसको यदि हम खंड कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो इसका किसी ना कोई अर्थ होता है। जबकि रूढ़ शब्द में इसको खंड करने पर, तोड़ने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए हम उसको कहते हैं रूढ़ शब्द, इसलिए इसको कहते हैं यौगिक शब्द। और एक है इसमें योग रूढ़ शब्द। इसको एक और है, तीसरा नंबर। अगर ग नंबर की बात करें, क ख लिख दिए, तो ग अगर बात करें तो जैसे हम लिखेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ, अभी भी यौगिक शब्द ही लेंगे जिसका खंड करने पर अर्थ निकलेगा, लेकिन यह ऐसा शब्द होगा जिसका तीसरा कोई अर्थ होगा। जैसे आपको हम बताएंगे, पहले लिख लीजिए परिभाषा। लिखेंगे, ऐसे यौगिक शब्द
यह भी यौगिक शब्द रहेगा जिसका खंड करने पर कोई अर्थ निकलेगा, लेकिन यह तीसरा अर्थ देगा। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि यदि हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए, कि जैसे बिना पानी, इसको भी हम तोड़ेंगे तो देखिए बिना पानी क्या यौगिक शब्द नहीं है, ये है, क्या है, बिना पानी। तो यह बिना पानी मतलब होता है सरस्वती। क्या होता है, सरस्वती। इसको तोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा, तो इसलिए यौगिक शब्द है। देखिए बिना जोड़ पानी, बिना हो गया बीन बजाने वाले को, पानी हो गया, दोनों का अर्थ निकलता है, इसीलिए इसको यौगिक शब्द कहेंगे। लेकिन इसका एक तीसरा अर्थ धारण कर लेता है, इसका बिना पानी का अर्थ ही होता है सरस्वती। समझ गए। जैसे हम दूसरा उदाहरण लेंगे, गजानन। तो गजानन के भी यौगिक शब्द है और इसका अर्थ कहें तो यह गणेश भी हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे नीलकंठ, तो हम इसका भी अर्थ अगर कहें तो यह हो जाएगा शंकर भगवान। जैसे हम कहेंगे पीतांबर, पित्त हो जिसका अंबर, यानी विष्णु, क्या होगा, विष्णु हो जाएगा। बात समझ में आया। योग रूढ़ शब्द उसे कहेंगे जिसका वह यौगिक शब्द होता है जिसका कोई तीसरा अर्थ हो, इसका दूसरा अर्थ नहीं, यह अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ धारण कर ले, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और शब्द का एक और अंतिम प्रकार है, उसके बाद शब्द का प्रकार समाप्त हो जाएगा। और यह प्रकार हम लोग देखेंगे कि शब्द का प्रकार में रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद, यानी रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार या भेद कह सकते हैं। यह जो रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार की बात करें तो यह मात्र और मात्र दो प्रकार का होता है। यह दोनों पढ़ लेंगे, बस आपका बेसिक शब्द चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए जैसे हम कहेंगे, पहला होता है विकारी शब्द। क्या होता है, विकारी शब्द। इसको देखिए बहुत ही सुंदर से समझिए। विकारी शब्द होता है, ये विकारी शब्द किसे कहते हैं, हम लिखेंगे ऐसे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन एवं कारक के अनुसार अपना रूप बदल दे, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए लिखेंगे, पहले लिखते हैं ऐसे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन एवं कारक के अनुसार अपना रूप बदलते हो, ये रूप है, रूप बदलते हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें हम लोग, तो जैसे हो गया संज्ञा, जैसे हो गया सर्वनाम, जैसे हो गया विशेषण, जैसे हो गया क्रिया, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में जो पढ़ते हैं वही चार प्रकार ये है। और विकारी शब्द में और अविकारी शब्द में चार प्रकारों हो, उसमें हो जाएगा तो वो हो गया, समझ गए। तो 8 प्रकार का हो गया। जैसे ख नंबर में लिखेंगे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। इसका यदि परिभाषा हम लोग देखें तो बहुत अच्छा से देख सकते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग और पुरुष वचन के कारण अपना रूप नहीं बदलते हो, उसे हम अविकारी कहते हैं। यहाँ सिर्फ नहीं लगा देंगे, बस हो गया, समझ गए। यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह सब जो है न
लिंग, पुरुष, वचन एवं कारक के अनुसार बदलते रहता है, इसलिए इसे विकारी शब्द कहते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है। इसी से आपका सवाल आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है, विकारी शब्द किसे कहते, चाहे इसे पूछेगा ऐसे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन और कारक के अनुसार बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 3 में कुछ और रहेगा, विकारी और विकारी, इसमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से दोनों। तो आराम से आप मार सकते हैं विकारी शब्द, समझ गए। चाहे कहेगा रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होता है, तो 2 प्रकार होता है। तो विकारी शब्द की परिभाषा लिखेंगे, ऐसे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन एवं क्रिया के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें हम लोग, तो जैसे हम अगले पेज में लिख लेते हैं, जैसे कि यदि बात करें हम लोग, तो जैसे हो गया 4 बचा क्रिया विशेषण, क्या होता है उसके बाद, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है आपका संबंधवाचक। तीसरा आपका होता है समुच्चयवाचक। और अंतिम होता है, एक और होता है कि विस्मय आदि बोधक। यह 4 और वह 4 हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वाक्य विचार पर जाएंगे। पहले शब्द विचार खत्म हो गया तो समझिए आपका बहुत ही चीज समाप्त हो गया। वाक्य विचार बहुत कम में खत्म कर देंगे। उसके बाद चिन्ह विचार पढ़ लेंगे। छंद विचार पढ़ने की जरूरी नहीं है, समझ गए, हो सकता है बता देंगे कुछ, समझ गए। तो यह शब्द विचार का जो थोड़ा सा था वह हम पूरा बता दिए। अब हम कहेंगे सर्वनाम विकारी शब्द है, मदद अरबी शब्द है, उपज तत्सम शब्द है। अगर यह सब अगर हम ले सकते हैं परिभाषा परीक्षा, तो उसमें हम लोग देंगे। लेकिन यह शब्द विचार समाप्त होने के बाद हम लोग बहुत बड़ा सेशन 1 या 2 घंटा का लाएंगे आपका ऑब्जेक्टिव सेशन, और सारा क्वेश्चन के हम लोग हल करेंगे बहुत ही स्पीड में। अभी आप लोग नोट बनाते जाएंगे ताकि आपका 11th में पढ़ रहे हैं, चाहे 12th में पढ़ रहे हैं, चाहे 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे 9th में पढ़ रहे हैं, चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वह सब में आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं और बहुत ही बेखूबी से दे सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।